हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? तो आपका स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है 12th क्लास छठी लेसन को आज शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग वो कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं एकदम सरल ढंग से, ताकि जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट वार करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? हाँ, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ताकि जो है आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपसे छूटे नहीं। तो चलिए देखिए क्या है, इस चैप्टर का नाम है बाबू वंशागतिकी का आणविक आधार, जो आपका 12th क्लास का छठी चैप्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तो इस चैप्टर में हम एकदम बिल्कुल सरल और एकदम सहजता के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए क्या है, आपका चैप्टर का नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागतिकी का आणविक आधार नाम है। तो ध्यान देना, देखिए क्या है, अब हम लोग चलते हैं आगे टॉपिक को पढ़ने के लिए। देखिए क्या है, टॉपिक है हमारा वंशागति का आणविक आधार। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। चलिए ध्यान देंगे, देखिए क्या है, तो आपका जो है देखिए क्या है, चैप्टर का नाम है वंशागतिकी का आणविक आधार। वंशागतिकी का आणविक आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है, सबसे पहले प्रश्न बनता है कि वंशागतिकी का आणविक आधार होता क्या है। तो वंशागतिकी का आणविक आधार जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो बोला गया है आनुवांशिक पदार्थ को। किसे बोला गया है? आनुवांशिक पदार्थ को बोला जाता है। वंशागति का आणविक आधार किसे कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ को। अब ध्यान से सुनिएगा, आपका ये आनुवांशिक पदार्थ जो है करता क्या है, इसे क्यों वंशागति का आणविक आधार माना गया, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे हम लोग। देखिए क्या है, वंशागति का आणविक आधार इसलिए इसे कहा गया है ना कि ये जो है आपको आनुवांशिक गुण को याद कीजिए। जब 5वीं लेसन में हम आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि आनुवांशिक गुण क्या क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, बालों का रंग, त्वचा का रंग, शरीर की लंबाई, आंखों का रंग, ये सब जितने भी हैं आपका क्या है? आनुवांशिक गुण है। तो वो आनुवांशिक गुण को यानी जो है माता और पिता से, माता और पिता से जो है ये संतान में लाने का काम कौन करता है? संतान में लाने का काम कौन करेगा? आनुवांशिक पदार्थ करेगा। इसीलिए इसे वंशागतिकी का आणविक आधार कहा गया है। क्या रीजन समझ गए? आनुवांशिक पदार्थ को वंशागति का आणविक आधार क्यों कहा गया? इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि ये आनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं आगे। ये आनुवांशिक पदार्थ को जो है एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक मिक्सचर। वैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्रेडरिक मिक्सचर। और ये वैज्ञानिक जो है ये आनुवांशिक पदार्थ को क्या नाम दिया था? तो न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन। इसे न्यूक्लिन इसलिए कहा गया क्योंकि ये केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। तो फ्रेडरिक मिक्सचर ने बताओ आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहा? न्यूक्लिन कहा। बाद में आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम है ऑल्टमैन। क्या नाम है? ऑल्टमैन। और ये ऑल्टमैन वैज्ञानिक जो हैं, ये आपको जो न्यूक्लिन जो है ना, न्यूक्लिन को इन्होंने न्यूक्लिक कहा था। क्या कहा था बच्चा? न्यूक्लिक अम्ल कहा था। तो ध्यान देना, 360 डिग्री हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है, वंशागतिकी का आणविक आधार किसे कहा गया? आनुवांशिक पदार्थ को। इसे फ्रेडरिक मिक्सचर ने क्या कहा? न्यूक्लिन। इसके बाद आते हैं कौन?
ऑल्टमैन, और ऑल्टमैन आकर के इसे क्या कहा? न्यूक्लिक अम्ल। क्या कहा? न्यूक्लिक अम्ल। अब ध्यान से सुनिएगा, ये न्यूक्लिक अम्ल इसे कहा, तो अब हम लोगों को ये जानकारी लेना है ना कि ये न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं ना वो आपका 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो कौन कौन है? तो एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। क्या होता है? आरएनए। क्या आपने सुन लिया? आनुवांशिक पदार्थ यानी न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक आपका डीएनए और दूसरा आपका आरएनए। अब बात रहा ये कि ये न्यूक्लिक अम्ल जो है, ये न्यूक्लिक अम्ल जो है ये आपका बना किसका होता है भाई? तो ये बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। तो अभी आपने क्या पढ़ा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बना हुआ है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मेरे प्यारे बच्चों, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बना हुआ है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो अब जो है एक कॉन्सेप्ट आपने समझा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बना? न्यूक्लिक अम्ल। यानी साफ शब्द में अगर जो कहा जाए तो डीएनए और आरएनए किसका बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे हुआ है? तो ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। तो बताएंगे न्यूक्लियोटाइड से क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से क्या बना हुआ है? न्यूक्लिक अम्ल। अब ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड के अगर जो घटक की बात किया जाए ना, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कितने चीजों से हुई है? तो वो आपका 3 चीज है। अब वो कौन कौन है? ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका 3 है, ये आपका 3 है। पहला मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शर्करा। क्या बोलते हैं? पेंटोज शर्करा। क्या बोलते हैं? पेंटोज शर्करा। न्यूक्लियोटाइड कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है? 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। पहला आपका पेंटोज शर्करा, दूसरा आपका जो है नाइट्रोजनी क्षार। क्या है बच्चे? नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बना हुआ है। और तीसरा हमारा आता है फॉस्फेट समूह। क्या होता है? फॉस्फेट समूह होता है। क्या होते हैं बच्चे? फॉस्फेट समूह। तो ध्यान दीजिएगा, ये पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार और फॉस्फेट समूह से कौन बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। कौन बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये है कि ये जो है ना आपका पेंटोज शर्करा नाइट्रोजनी क्षार, ये दोनों मिल करके बनाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड। तो हम ये भी कह सकते थे कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण जो है, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण ये आपका 2 चीज से हुआ। पहला आपका न्यूक्लियोसाइड और दूसरा आपका क्या? फॉस्फेट समूह। दूसरा आपका क्या? फॉस्फेट समूह। ध्यान दे करके सुनने और समझने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या है। तो अब जो है यहाँ पे बात आता है कि न्यूक्लियोसाइड जो है ना, न्यूक्लियोटाइड ये 2 चीज से मिलकर के बना। पहला आपका होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक का नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड। देखिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बाबू। न्यूक्लियोसाइड। और एक होता है आपका फॉस्फेट समूह। क्या बना होता है? फॉस्फेट समूह बना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड कितने चीजों से मिल करके बनी होती है? तो ये न्यूक्लियोसाइड जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 चीज से मिल करके बना हुआ है। कितने चीजों से? 2 चीजों से मिलकर के बना हुआ है। आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न किया जाएगा कि बताइए न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण किससे होता है? तो वो आपका 2 चीजों से होती है। पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एक का नाम होता है पेंटोज शर्करा।
एक का नाम क्या होता है? पेंटोज शर्करा, और एक का नाम होता है नाइट्रोजनी क्षार। एक का नाम क्या होता है? नाइट्रोजनी क्षार। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या यहाँ तक आपने समझ लिया है? हमें उम्मीद है कि यदि आप वीडियो के रेगुलर बने हुए होंगे तो आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे होता है बच्चा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। बताइए, अब जो है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण किससे होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से। किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये बना हुआ है न्यूक्लियोसाइड। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोसाइड। और आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों? एक है आपका फॉस्फेट समूह। क्या है? फॉस्फेट समूह। और एक जो अब बात आता है कि न्यूक्लियोसाइड जो है ये किससे बना है? तो ये न्यूक्लियोसाइड दो चीजों से मिलकर के बना है। एक है आपका पेंटोज शर्करा और दूसरा है आपका नाइट्रोजनी क्षार। एक पेंटोज शर्करा और दूसरा क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, आपका जो है बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर स्पष्ट करें। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या करें? अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से सुनिएगा, गौर फरमा के। देखिए क्या है, तो ये आता है ना बाबू, ये न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में देखिए, क्या फॉस्फेट समूह भाग लिया है? नहीं लिया है। क्या न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में फॉस्फेट समूह भाग लिया है? नहीं लिया है। तो कहेंगे ना कि न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में फॉस्फेट समूह भाग नहीं लेता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में फॉस्फेट समूह भाग लेता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या है, एक है आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूक्लियोटाइड। और किसमें? न्यूक्लियोसाइड में अंतर। न्यूक्लियोसाइड में अंतर। न्यूक्लियोसाइड में क्या है? अंतर। न्यूक्लियोसाइड में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोटाइड में देखिए क्या है, न्यूक्लियोटाइड में आपका फॉस्फेट समूह भाग लिया है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में फॉस्फेट समूह भाग नहीं लिया है। भाग नहीं लिया है। तो कह देंगे बाबू कि इसके निर्माण में, इसके यहाँ पे किसके लिए उपयोग किया गया? न्यूक्लियोटाइड के लिए। किसके लिए? न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो कहेंगे ना, इसके निर्माण में, इसके निर्माण में कौन भाग लेता है? बताओ। फॉस्फेट समूह। कौन भाग लेता है? फॉस्फेट समूह भाग लेता है। कौन भाग लिया? फॉस्फेट समूह भाग लेता है। भाग लेता है, लेकिन इसका निर्माण में फॉस्फेट समूह भाग नहीं लेता है। इसमें फॉस्फेट समूह भाग नहीं लेता है। भाग नहीं लेता है। चलिए ध्यान देंगे सारे बच्चे। देखिए क्या है, अब दूसरा पॉइंट कहता है ना बाबू कि ये जो न्यूक्लियोटाइड जो है ना, ये आपका अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा प्रवृत्ति का? अम्लीय प्रवृत्ति का। आखिरकार क्यों ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है? क्योंकि इसमें आपका फॉस्फेट समूह पाया जाता है। कौन समूह? फॉस्फेट समूह। और आपको जानकारी ये होना चाहिए कि फॉस्फेट समूह में जो होता है ये यहाँ पे आपका H3PO4 पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसमें फॉस्फोरिक अम्ल पाया जाता है ना, इसलिए ये जो है आपका कैसा प्रवृत्ति का होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का। कैसा प्रवृत्ति का? अम्लीय प्रवृत्ति का। अब बताइए, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार है ना न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में, यहाँ पे तो फॉस्फेट समूह नहीं है। तो बताइए ये कैसा प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का। कैसा प्रवृत्ति का? क्षारीय प्रवृत्ति का। तो कह देंगे बाबू यहाँ पे ये कि यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कौन प्रवृत्ति का? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और यह जो है यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। चलिए ध्यान देंगे, देखिए क्या है, ये जो है आपका
न्यूक्लियोटाइड आपका अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया और न्यूक्लियोसाइड जो है कैसा प्रवृत्ति का होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो है ये अंतर को स्पष्ट किए हैं। न्यूक्लियोटाइड के निर्माण में आपका कौन भाग लिया, फॉस्फेट समूह। इसके निर्माण में कौन फॉस्फेट समूह भाग नहीं लेता है। अब अगला बात है न्यूक्लियोटाइड कैसा प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। इसका निर्माण कैसा होता है, यानी ये किरण प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। यहां तक जान गए आप लोग। अब चलते हैं आगे, देखिए क्या है। अब हमारा बात है ये पेंटोज शर्करा, कौन शर्करा, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार। तो पेंटोज शर्करा जो है ना, ये पेंटोज शर्करा ये आपका ये पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा ये आपका दो चीज से मिलकर के बना हुआ है। अब कौन कौन है पेंटोज शर्करा, कितने प्रकार के हैं भाई, तो एक का नाम होता है डीऑक्सी, क्या बच्चा, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबोज, राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, क्या नाम है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है। और एक है आपका राइबोज शर्करा, क्या है, राइबोज शर्करा, क्या है बच्चा, राइबोज शर्करा है। अब ध्यान दीजिएगा, पेंटोज शर्करा कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। पहला का नाम क्या हुआ, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। देखिए बाबू, जब आप जो है ना पढ़ने के लिए बैठोगे या आप पढ़ाने के लिए बैठोगे तो लोग जो है ना, आपका दोस्त जो है पढ़ने पर मजबूर कर देगा और पढ़ाने पे भी मजबूर कर देगा। दोस्त एक अलग होता ही है, लेकिन बाबू आपको जो है ना मन को शांति करके पढ़ना है और गहनता के साथ बात को अध्ययन करना है। सर क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अभी आप अपने जो है सामने में मोबाइल रखे हुए होंगे तो आपका जो है दोस्त उधर से कह रहा होगा, ये चलो ना उधर घूम के आते हैं, ये चलो ना इधर घूम के आते हैं। तो बाबू वो सब पर ध्यान नहीं देना है। आप जो है 2027 में एग्जाम के लिए तैयारी के लिए अपने आप को समर्पित करो और आज मेहनत करो, तो एक न एक दिन सफलता जरूर हासिल होगा और आपका यानी जो परीक्षा परिणाम बहुत ही शानदार आएगा। आज का मेहनत कल का सफलता जरूर हासिल करवाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो पेंटोज शर्करा कितने चीजों से, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला डीऑक्सी राइबोज शर्करा और दूसरा क्या है, राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा जो है ना, ये आपका डीएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। कहाँ पाया जाता है, डीएनए में। और राइबोज शर्करा कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका आरएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आरएनए में। अब रहा बात मेरे प्यारे बच्चों, देखिए क्या है। अब रहा बात नाइट्रोजनी क्षार का। तो नाइट्रोजनी जो क्षार होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षार, ये नाइट्रोजनी क्षार आपका दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों प्यूरिन और दूसरा होता है पायरीमिडीन। एक प्यूरिन और दूसरा क्या होता है, पायरीमिडीन। एक दूसरा क्या होता है, पायरीमिडीन। तो ध्यान देंगे, एक आपका प्यूरिन है और दूसरा आपका क्या है, पायरीमिडीन है। तो प्यूरिन जो होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक का नाम होता है ए और दूसरा का नाम होता है जी। देखिए हमारी भारतीय महिला जो है ना, एकदम बहुत शानदार तरीके से अपने वालों को बेइज्जती करते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बहुत संस्कारी महिला है हमारी भारतीय, कहते हैं ए जी, सुन रहे हैं, तो ए जी का मतलब क्या है, अबे गधा। तो यहाँ पे अबे गधा नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए का मतलब होगा एडीनीन। क्या होगा, एडीनीन। और जी का मतलब क्या होगा, गुआनिन। क्या होगा, गुआनिन। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, प्यूरिन है आपका कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला का नाम क्या है, एडीनिन और दूसरा का नाम क्या है, गुआनिन। अब ध्यान दीजिएगा, पायरीमिडीन पे चलते हैं। तो पायरीमिडीन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। तो पहला क्या होता है, साइटोसिन। दूसरा क्या होता है, यूरेसिल। और तीसरा क्या होता है, थायमिन। तो यदि बात किया जाए कि मानव के शरीर में
यानी जीवों के शरीर में कुल नाइट्रोजनी क्षार कितने प्रकार के होते हैं, कितनी संख्या में होते हैं। तो प्रकार पूछेगा तो दो बताना है, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। लेकिन यदि कुल संख्या की चर्चा किया जाए तो कुल संख्या आपका होता है 5, लेकिन हमेशा एक साथ रहेगा तो 4 रहेगा। वो कैसे रहेगा हम देख रहे हैं जस्ट आगे। तो पहले इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। सी का मतलब होता है साइटोसिन। सी का मतलब क्या होता है, साइटोसिन। यू का मतलब होता है यूरेसिल, यूरेसिल। और टी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं थाइमिन। क्या बोलते हैं, थाइमिन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि जीवों के शरीर में, इस पॉइंट को बढ़िया से सुनिएगा, जीवों के शरीर में कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला का नाम प्यूरिन और दूसरा का नाम पायरिमिडीन। क्या समझ में आ रहा है, पहला प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडीन। देखिए बीच में आप आए होंगे क्लास में तो आपको शायद ना भी समझ में आ सकता है, लेकिन आप जो है ना वीडियो के शुरू से देखिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, तब आपको पढ़ने में मन लगेगा। अब आइएगा देखिएगा, अरे ये तो है इंट्रोडक्शन आ गया वंशागतिकी का आणविक आधार, चलो आधा स्किप करो, आधा से देखोगे तो वहां पे मेरा नाम भी बदनाम होगा, आप जो है वहां पे पढ़वा नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, शुरू से देखिए और बढ़िया से देखिए और कंसिस्टेंसी के साथ देखिए, दोस्त के बातों पे मत रहिए, समझ गए ना। हाँ, और प्यार मोहब्बत के धोखा में भी मत पड़िए। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो बेटा, ये अभी मौका है, और नहीं तो फिर कोई काम आने वाला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, तो पहला आपका प्यूरिन है, दूसरा आपका क्या है, पायरिमिडीन। पायरिमिडीन। तो ध्यान दीजिएगा, प्यूरिन और पायरिमिडीन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। लेकिन यही क्वेश्चन को आपको जो है पूछा जाएगा कि जीवों के शरीर में कुल 5 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कुल 5 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। तो कौन कौन है भाई, तो A, G, T, U, C। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका टोटल कितने हो गए, 5। तो जीवों के शरीर में जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका कितना होता है, 5 होता है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। तो तब तक आप जो है इतना को थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हम आगे ध्यान देंगे बच्चे। अब जो है यहाँ पे बात आता है अगला, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब अगला चलते हैं कि डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाया जाएगा। तो डीएनए में जो है, डीएनए में आपका पाया जाता है 4। हमेशा देखो टोटल होता है 5 नाइट्रोजनी क्षार की संख्या, लेकिन एक साथ 4 ही पाया जाता है। वो कौन कौन है, तो डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार होता है AgTC, और आरएनए का नाइट्रोजनी क्षार होते हैं AgUC। देखिए ध्यान से सुनेंगे, देखिए क्या है, आपका डीएनए है और आपका क्या है, आरएनए। इस पे चर्चा भी हम करेंगे, निश्चिंत रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार AgTC, पिछले स्लाइड में हम आपको क्लियर करके आ चुके हैं। ए का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब क्या होता है और सी का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो है ना डीएनए और आरएनए में यही भिन्नता है कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है और आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। ये दोनों में चेंजिंग होता है, ये दोनों में ना बिल्कुल दुश्मनी है। कहता है कि यदि वो आएगा तो हम नहीं और हम आएंगे तो वो नहीं। यानी डीएनए में थाइमिन है तो ये आरएनए में नहीं जाएगा,
और ये आरएनए में यूरेसिल है तो ये डीएनए में यूरेसिल नहीं होगा। तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि डीएनए का नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन होते हैं, तो एजीटीसी, और आरएनए का नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं, एजीयूसी। तो आपको जो है अभी तक हमने इतना बात बता दिया है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगले एपिसोड में कि ये पेंटोज शर्करा आपका जो है डीऑक्सी राइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा कैसे बटा है, नाइट्रोजनी क्षार के बारे में हम आगे जानेंगे, प्रयासरत रहेंगे। इसका डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए का न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे प्यारा सा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।